यही वजह है कि बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज पे मैं जब कोई बात करता हूं पार्लियामान में, मीडिया के सामने, तो मुझे अपनी ही पार्टी के दोस्तों की तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूं और कहता आया हूं कि किसी भी दौर में अगर आपसे गलतियां होती है तो गलतियों के इतराफ किया जाना या करना, इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गलती या किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उस ज्यादती को ज्यादती कहना चाहिए। ये वकील ही कर सकते हैं और वकील ही करते हैं। और एक वकील हमेशा पहले वकील ही रहता है, इसके बाद जो है वो सियासतदान होता है, उसके बाद जो है वो किसी का तर्जमान होता है। हम 32 साल इस पेशे को दे चुके हैं, हमारे रग में, हमारे खून में अब वो चीजें इतनी सरायत कर चुकी है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सियासी या वक्ती मसलियतों के लिए हम कोई दूसरा राह गिलापना शुरू करें। ये नामुमकिन है। हम हर वक्त कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे, इंसानी बुनियादी हकूक की बात करेंगे। अगर मेरे पार्टी के दौर में किसी का हक वायलेट होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, तो शायद ये मेरी नाकामी है कि मैं जो है उस वायलेशन को रोक नहीं सका। ख़वातीनो हज़रात, मौजू है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। व्हाट रूल ऑफ लॉ इज? Simplest definition of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen। यानी कि कानून की हुक्मरानी ये कहती है, सादा तरीन तारीफ, कि एक मुआशरे के तमाम शहरी जो हैं कानून की नजरों में बराबर है और उनके हकूक अगर रियासत जो है वायलेट करती है तो वो रियासत या वो हुकूमत जो है वो अकाउंटेबल है अपने इन अफाल के लिए। तो जिस निजाम में, जिस मुआशरे में ये आपको नजर आता हो कि शहरी जो है उनमें क्लास की तफरीक नहीं है, उनमें मजहब की बुनियादों पे तफरीक नहीं है, उनमें जबान की बुनियादों पे तफरीक नहीं है, जिन्स की बुनियाद पे तफरीक नहीं है। जिस तरह हमारा आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 4, जिस तरह हमारा आईन का आर्टिकल 25 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 4। अब जो आपके बुनियादी हकूक है, ये बुनियादी हकूक आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा सुना है कि ये है क्या चीज? ये वो हकूक है जो आईन पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है और जिनकी इन्फोर्समेंट का इख्तियार जो है वो अदलिया को दिया गया है और हुकूमत को ताबे बनाया गया है। रूल ऑफ लॉ चूंकि हमारा जो मौजू है वो महदूद तो नहीं रखा है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का क्या मेयार है और क्या सूरत हाल है, लेकिन सिर्फ 2-3 हवाले में दूंगा। ये है बुनियादी तौर पे एक एकेडमिक बात, और एकेडमिकली देखना पड़ता है, दुनिया की तारीख का मुलाहिजा करना पड़ता है। आपको शायद इल्म ना हो, प्लीज, आपको इल्म ना हो, लेकिन ये कानून की हुक्मरानी ये आप सबको, हम सबको माननी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारी तहजीबें आई और साथ में अपने कवानीन भी लाई, लेकिन जहां कानून की हुक्मरानी की बात हुई है
تو جدید دنیا میں میڈیول ٹائمز پہ نہیں جاتا ہوں، یا کرسچینٹی یا جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کو یا اپنے ماننے والوں کو قانون کے تابع اور معاشرے کے اندر رواداری، انصاف، بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اپنے حد تک اس زمانے میں فراہم کی۔ لیکن جدید دنیا میں ہمارے سامنے جو عملی مثال ہے وہ انگلستان کی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کی۔ 1660 میں اس وقت کی چیف جسٹس نے قرار دیا کہ جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں بنا سکتا ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب منارکی تھی، بادشاہت تھی۔ ہمارے ہاں تو چند ممالک میں ابھی بھی بادشاہت چل رہی ہے، وہاں تو اب ٹیٹولر منارکی ہے، برائے نام کنگ ہے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تسلسل ہوا، میگنا کارٹا آیا، اور اب ہم 19ویں 20ویں اور اب موجودہ دور میں آ گئے، اور یہاں اس سفر میں کچھ اقدار بن گئے۔ مغرب میں جو اقدار بنے ہیں قانون کی حکمرانی کی، ان کی 2-3 مثالیں میں اگر دوں کہ وہاں کوئی وزیر، کوئی جج، کوئی صحافی، کوئی وکیل یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ گاڑی کا بیلٹ باندھے بغیر وہ گاڑی چلائے گا، اور اگر کوئی چالان کرنے آ گیا تو اس کو لینے کے دینے پڑیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ پاکستان میں ہم 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کیے بغیر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پروان چڑھ سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ڈنک مارتا ہے قانون کی حکمرانی کو۔ جب آپ اپنے فائدے کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے دوسرے کا حق مارتے ہیں، اور اس حق مارنے کے دوران جو ہے آپ اختیار کا استعمال کرتے ہیں، انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے کا استعمال کرتے ہیں، تو لہذا آپ قانون کی حکمرانی کو پامال کرتے ہیں۔ اب ظلم جو ہے، قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ لبریز ہے اس سے کہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، قرآن کے الفاظ ہیں، تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دے کہ یہ جو ہو رہا یہ ظلم ہے۔ قرآن انجائن کرتا ہے، ڈیوٹی کاسٹ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، پیتھیٹک ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، کیونکہ قانون کی حکمرانی کی مثالیں تو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی زندگی سے قائم کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا، گٹر میں ٹھہرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی۔ ہم نے دیکھا ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، اور پھر تھا حال۔ اس دوران ہمارے سامنے ایک اور بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے۔ 40 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ نے
इंसाफ के लिए नहीं किया काजी फाइज ईसा ने, पीपल पार्टी को खुश करने के लिए। गरचे फैसला दुरुस्त है, 40 साल बाद या 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो तो जुल्म हुआ था। ऐसा जुल्म था? जुल्म नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था। एक इंसान का आपने अदालती कत्ल किया और इंसाफ का तकाजा था कि उन जजों को उनकी कब्रों पे जाके सजाएं देते। ये इंसाफ का तकाजा था। मुशर्रफ को फांसी का आर्डर तो हो गया, मकाफात अमल है, और जिसने इस फैसले को उड़ाया वही थे ना? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब जो डिस्ग्रेस होके चले गए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, आज, और ये तारीख के कोड़े हैं जो लगे हैं उन तमाम लोगों पे जिन्होंने अपने वक्त में अपने आप को फिरौन साबित करने की कोशिश की। ये वो थे जो इंडिस्पेंसेबल थे, जो अपने आप को नागजीर समझते थे। तो लिहाजा जिस शख्स ने इस पाक धरती के लोगों के साथ, इनके वसाइल के साथ, इनके कवानीन के साथ जबर जुल्म या किलवाड़ की कोशिश की, तारीख ने ऐसे अबरतना कोड़े इन पे बरसाए हैं कि आज उनके वजूद की रींग जो है, बाकियात, वो भी किसी को देखने को नहीं मिल रही है। न किसी को शक्ल दिखा सकते हैं, और ये बात जर्नलों तक महदूद नहीं है। जजों की मिसाल लें, यही इफ्तिखार चौधरी, मुझे याद है 2013 में जो सदर था, ये जब रिटायर हो रहा था तो किसी ने कहा इस्लामाबाद बार उनके लिए खाना करेगी, तो मैंने कैबिनेट को कहा आएगा तो मैं इसको गंदे अंडे मारूंगा, और नहीं आया। इफ्तिखार चौधरी यानी कि कितना बड़ा फिरौन बन गया था। फिर साकिब निसार को हमने देखा, बंदियाल को देखा, खोसा को देखा, यानी कितने छोटे साबित हुए इतने बड़े मनासिब पे बराजमान लोग। और फिर काजी फाइज ईसा की शक्ल में हमने सबसे बड़ा अदालती खबीस देखा। ये मुंसिफ, इसको कहना, इसके अमाल जो है, जो इसने पाकिस्तानियों के साथ किया, पीटीआई को निशाना बनाते बनाते वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए। आज ये 26वीं आईनी तरमीम राव उसने अमवार की, मिली भगत करके। अब नून के लोग चीख रहे हैं कि जी हम इंग्लिस्तान में जिन लोगों ने, घर से गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिविलाइज मुआशरे में सिविलाइज तरीके से किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर एक का बुनियादी हक है। आप धमकियां दे रहे हैं हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, हम हैं ना, आप ब्लॉक करें हम खुलवाएंगे, जिस चीज का ब्लॉक करेंगे हम खुलवाएंगे। और सबको यह याद रखा जाना चाहिए, जो आज मनासिब पे बराजमान है, जिस तरह वो बाजवा की फ्रांस में शायद वीडियो आई थी, जब उसको पढ़ रही थी गालियां, और ये फाइज ईसा को ये दर्ज लें, पाकिस्तान के कवानीन के साथ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के साथ जो जो खेलेगा अवाम ने माफ नहीं करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान स्मोक का शिकार, स्मोक खा रहा है। अभी ये स्मोक पहले लाहौर तक महदूद था, अब तो ये पेशावर तक पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में हम इस्लामाबाद के लोग भी इससे महफूज नहीं होंगे। फिर माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले 3 सालों में तबाहकुन हैं। अब हम करप्शन से करने से हमें फुर्सत ही नहीं है।
سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں ہماری